व्यूवर्स, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं राबिया अफजल। इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA में और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिग्स एंड एसोसिएट के CEO कामरान हयात। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइएगा, आपने अपने रियल स्टेट की बुनियाद कब रखी? जी, मेरी फर्म है बेसिकली ब्रिग्स एंड एसोसिएट्स और मैंने इसकी बुनियाद 2017 में रखी। जी, और इसके अलावा आपकी कोई और ब्रांच है? नहीं, मेरा अभी तो मेन ऑफिस यही है DHA में। जी जी। और मैं अभी यहीं से अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ। जी सर, आप ये बताइएगा, जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पर टैक्सेस लगाए हैं, इस हवाले से आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे हमें? प्रॉपर्टी पे नए तो कोई टैक्सेस नहीं लगाए, बल्कि गवर्नमेंट ने जो है वो स्टैम्प ड्यूटी को कम किया, जिसकी वजह से कोरोना के हालात के होने के बावजूद लोग जो है वो इस तरफ आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की। और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि लोग प्रॉपर्टी में आएँ और इस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को आगे चलाएं ताकि लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो एज़ फार एज़ मेरा नॉलेज की है, उसमें कोई भी नया टैक्स तो गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, बल्कि पहले की निस्बत टैक्सेस में थोड़ी कमी की गई है ताकि लोग इस तरफ आएँ। बेसिकली सर, आप ये बताइएगा, जो स्ट्रीट है ये तो एक वो इंडस्ट्री बन चुकी है ना, इंडस्ट्री ही बन चुकी है, इस हवाले से आप बताइएगा। ये रियल स्टेट के बिज़नेस की आप बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये इंडस्ट्री बन चुकी है और इसको होना चाहिए। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, चूँकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और इस तरफ मैं आया हूँ, गो कि ये मेरा कोर बिज़नेस नहीं है, लेकिन मैंने रियल स्टेट में अभी काम शुरू किया है। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी बॉडी बना के इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इंडिपेंडेंटली ख़ुद काम कर रहे हैं। तो सिर्फ DHA ऐसा इदारा है या और कुछ सर्टिफाइड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि अपने डीलर्स को रजिस्टर करके और उनके क्रेडेंशियल्स को चेक करती हैं। लेकिन हमारा यहाँ पाकिस्तान में बहुत अशद ज़रूरत है कि जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, हमारे जो रियल्टर्स हैं या जो रियल स्टेट के प्रॉपर्टी वाले जो प्रॉपर्टी से काम करते हैं लोग, उनको यहाँ पे प्रॉपर उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट या एक कोड ऑफ लॉज होने चाहिए जो कि हर बंदा करे। मैं इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पे कोई अबाइडिंग रूल्स और रेगुलेशंस और एक अथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हर बंदा अपने अपने बिहाफ पे जहाँ पे जितने पैसे कमा सकता है वो कमा रहा है, जिससे बेसिकली बायर को भी सही प्राइस नहीं मिलती और सेलर को भी सही प्राइस नहीं मिलती। तो इस रियल स्टेट के बिज़नेस में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का होना वक्त की अहम ज़रूरत है। सर, आप ये बताइएगा, आपका इसके अलावा और कौन सा बिज़नेस है? जी, बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर और मैं आर्मी से कर्नल रिटायर्ड हूँ और मैं BSc सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर्स किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मैंने आर्मी की जो कंस्ट्रक्शन की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हेड किया है और नेशनल लेवल के मेगा प्रोजेक्ट्स को मैंने ख़ुद बनाया और कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब मैंने उनकी सुपरविजन की है। बड़े बड़े 3-4 प्रोजेक्ट्स में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारी वहाँ पे सेकंड लाइन फोर्स है, उनके 3 कैंटोनमेंट्स हैं, उनका नया बनाना। DI खान से चश्मा तक की रोड है, ये कसूर से दिबालपुर तक की रोड है और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट CPEC का जो वेस्टर्न रूट है उसका मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा हूँ फ्रॉम गवादर टिल क्वेटा। और यहाँ लाहौर में NLC में रहते हुए कच्चा जेल रोड का फ्लाईओवर है, ये मेरी सुपरविजन में बना है। और फैसलाबाद में कश्मीर चौक किनाल के ऊपर है, उसका अंडरपास है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। तो मैं बेसिकली हूँ सिविल इंजीनियर और मेरा कोर बिज़नेस जो है वो कंस्ट्रक्शन का है। तो मैंने ये प्रॉपर्टी का ऑफिस यहाँ पे इसलिए बनाया है कि मैं लोगों को एक वन विंडो सोल्यूशन दे सकूँ कि कोई भी आदमी जो DHA लाहौर में किसी भी फेज़ में घर बनाना चाहता है, हम उसको एक उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लॉट लेके दें, उसके ऊपर उसके घर या उसकी कमर्शियल बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करके दें, क्योंकि मेरे पास अपना डिज़ाइनिंग सेटअप है सारे का सारा, और मैं उसको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद उसको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करूं, उसको ये बना के दूं। तो मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस वक्त मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट इदारों में
सरकारी भी और नीम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है फर्म मेरी, और मेरा कोर बिज़नेस जो है वो कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन इज़ माय पैशन, और मेरी फर्म का नाम भी ब्रिक्सन जो है, इट बेसिकली इज़ ब्रिक्स इंजीनियरिंग। ब्रिक्स इंजीनियरिंग का मुखफ़फ़ है ये। तो ब्रिक्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि ब्रिक जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर एक यूनिट का दर्जा रखती है, और जो यूनिट होता है, जैसे मैथमेटिक्स में 0 to 9 यूनिट्स हैं, और इससे आगे आप हर चीज़ लेके चल सकते हैं। आप बिलियंस एंड मिलियंस, इससे आगे फिगर्स जिस तरह के भी बना लें। तो मेरा ये है कि फ्रॉम बेसिक टिल एनीवेयर, फ्रॉम बेसिक टिल एनीवेयर, ये मेरी फर्म का मोटो है। तो उस हिसाब से मैंने इसको लेके चला हूँ, और इस कंस्ट्रक्शन के काम में मैं मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो भी टेक्निकल मैन पावर है, मेरी फर्म का मेन मोटो ये है कि जो डिज़र्विंग बंदे काम करना चाहते हैं वो मेरी फर्म में आएँ, काम करें। उनको मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करूँगा, उनको एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा तरक्की का, ताकि वो एक स्टेप पे आएँ और काम करके वो ऊंचे लेवल पे आ सकें। तो मेरी इस कंपनी में इस कंस्ट्रक्शन के काम को मैंने एक तो अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से चुना है, दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन किसी भी मुल्क में इकोनॉमी की में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। तो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे रिलेटेड इतने सारे लोग एफिलिएट हो जाते हैं कि बहुत सारे लोगों की रोज़ी का बंदोबस्त हो जाता है इस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के चलने से। तो यही विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी है कि कंस्ट्रक्शन को इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो मैं चूँकि इंजीनियर हूँ, तो पढ़े लिखे लोग अगर इस फील्ड में आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये ज़्यादा तरक्की करेगी और लोगों को जॉब के ज़्यादा मौके मिलेंगे। थैंक यू सर। आप ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपने एक अपना फॉर्म ओपन किया है, जो आप बता रहे थे अभी हमें पता चला है फार्मर्स के हवाले से, उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। जी, मेरा एक विजन है कि पाकिस्तान में लोगों को ऑर्गेनिक फूड की तरफ वापस आना चाहिए। मैंने ख़ुद अपना जो है वो एक फार्म हाउस इस्टेब्लिश किया है, और चूँकि मेरा पैशन भी है, मैं एग्रीकल्चरल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने अपना एक फार्म हाउस भी बनाया अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसके ऊपर मैं टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपनी कम्युनिटी में अपने मेरी रिहाइश है इधर अस्करी 10 लाहौर में, लाहौर कैंट में। तो मेरे जो जितने भी हमसाए या नेबर्स हैं, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है कि उन लोगों में मैं ये अवेयरनेस भी पैदा करूँ और उनको ऑर्गेनिक चीज़ें सप्लाई करूँ। तो हमारे मुल्क में एक दूध का बहुत बड़ा इशू है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नेस्ले और ये ऑल्पर्स वगैरह, ये ठीक है दूध लेते हैं, इनका अपना एक निज़ाम है, बनाते हैं, लेकिन ये है कि प्रिजर्वेटिव्स के बगैर अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनिक दूध प्रोवाइड करना, जिसमें लोगों को एक अच्छा सेहतमंद मतलब दूध मिल सके, उसके लिए मैं एक ट्राई कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये आइटम नहीं है, बाकी भी हैं। तो मैंने अपने फार्म में गाय और भैंसें रख के, और बग़ैर उनको मैंने ये देखा इस फील्ड में आने के बाद कि जितने भी हमारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर किसान जो हैं अपनी प्राइस को मैच करने के लिए जानवरों के साथ बच्चे नहीं रखते हैं, और एक इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन के नाम से जो लगाते हैं, तो जो नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है, और उसकी वजह से भैंस या गाय जो है वो ज़्यादा दूध देती है। तो वो इंजेक्शन जो है उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है हमारी सेहत के ऊपर और जानवर की सेहत के ऊपर, दोनों के साथ जुल्म है। तो इस कमर्शलाइजेशन को पूरा करने के लिए जितने भी किसान हैं वो यही वाला काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं। तो मैंने ये एक एम बनाया कि उन लोगों में ये अवेयरनेस दूं कि ये चीज़ ना आए और लोग ऑर्गेनिक की तरफ वापस आएँ। अब ये कोरोना जो आया, ये इसने पूरी दुनिया में ये चीज़ बता दी है कि जो भी नॉन ऑर्गेनिक फूड है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जो मैस स्केल के ऊपर बन रहा है, जिसके अंदर जो कैंड फूड है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा हैं, उस फूड को इस्तेमाल करने वाली जितनी भी नेशंस हैं, यूरोप है, यूएसए है, कनाडा है, जहाँ पे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दूध कहाँ से निकलता है, घर में दही कैसे बनाया जाता है, चीज़ कैसे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्जियां खुद कैसे उगाई जाती हैं, वो बॉक्सेस में, और वो सारे वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो प्रिजर्वेटिव्स का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। इसी की वजह से मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों में
अमवात की शरह हमसे ज़्यादा है। क्यों? कि वहाँ पे सफाई भी हमसे ज़्यादा है पाकिस्तान से, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हमसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे पैसा हमसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अमवात की शरह इसलिए है कि वहाँ पे लोग नेचर के ज़्यादा करीब नहीं है। पाकिस्तान में हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनकी निस्बत नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन हम भी उन जैसे ना बन जाएं अगले 20-25 साल में। इसलिए मैंने एक ये कोशिश की है कि ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोग वापस आएँ। मैं अपने फार्म पे मैंने देसी बकरियां भी रखी हैं जिनसे मैं बकरे और वो मटन हासिल करता हूँ। वहाँ से देसी मुर्गियाँ रखी हैं जहाँ से मुर्गी का गोश्त और देसी अंडे हासिल करता हूँ। मैंने वहाँ पे अपने फार्म पे वेजिटेबल्स खुद उगाता हूँ अपने और अपने हमसायों के लिए, जिसमें मैं नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। गोबर और ये बकरियों की और मुर्गियों की जो वेस्ट मटेरियल है इसको, और जितना भी वहाँ पे पट्ठे शट्ठे या चारा बचता है उसको मैं डाल के उसकी मैं फर्टिलाइज़र बनाता हूँ। और कोई स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा नीम का जो ऑयल है वो निकाल के नबोलियों से पानी में मिक्स करके वो डाला, और कोशिश की कि कोई स्प्रेज पेस्टिसाइड्स वगैरह इसमें ना यूज़ किए जाएं। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाई जाएं और जानवरों को भी ऑर्गेनिक डाइट पे रखा जाए, बजाय ये जो फीड मिलों वाले एनिमल वेस्ट से स्टीरॉइड्स वगैरह डाल के बनाते हैं जिससे दूध ज़्यादा दे जानवर या गोश्त जल्दी बढ़े। तो ये जो जल्दी का खाता है इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। और हमें जो है गवर्नमेंट को, मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनिक पे काम करने वाली कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। और ऑर्गेनिक को जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और ज़्यादा लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो ऑर्गेनिक की कॉस्ट कम होगी, जो कि आम कस्टमर की रीच में होगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे वज़ीर आज़म ने अनाउंस तो किया अभी पिछले दिनों कि जी लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि फ्लोर मिल का आटा ना खाएं और उस आटे में कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती है। अब देखें, हमें फ्लोर मिल्स को भी ये इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों के निकाले बगैर वो आटा प्रोवाइड करें। फिर हमें इसके रेट को नीचे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो उस सफ़ेद आटे को खाने के पैसे नहीं हैं लोगों के पास। तो अगर चक्की वाले आटे पे जाएंगे तो वो तो डबल प्राइस का है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, चूँकि बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, तो इसकी वजह से उन चीज़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो लोगों की रेंज से बाहर है। तो इसलिए तमाम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते और उनकी एक्सेस भी नहीं है। तो इसलिए लोग पहले तो अपने किसान को और जो हमारे ग्रोअर्स हैं इनको ऑर्गेनिक पे लाना पड़ेगा ताकि ये सप्लाई बढ़े। गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर आप लोगों में इस चीज़ की आगाही भी साथ साथ चलाएं ताकि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करें, तो हमारी आने वाली नस्लें इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें और इस हमारे मुल्क का एनवायरनमेंट भी बेहतर हो। हम यहाँ पे मतलब जंगल लगाएं, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा करें ताकि हमारे मुल्क का एनवायरनमेंट भी बेहतर हो और हमारे लोगों की सेहत भी बेहतर हो। आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा, आप अपने इन्वेस्टर्स को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं अपने जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी ये पैगाम दूंगा कि ये हमारे मुल्क में तरक्की का बहुत पोटेंशल है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छे इदारे अभी कम अप हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट जो है ये मेरिट का निज़ाम ला के यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट सिस्टम है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। नैब भी बहुत एक्टिव है। तो इस वक्त जैसे DHA एक सर्टिफाइड इदारा है, तो आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि DHA के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे उनकी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको मेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये डर होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सेव है या नहीं। तो DHA एक ऐसा इदारा है जिसमें इन्वेस्टमेंट सेव है। उनको यहाँ पे सर्च करके जो सर्टिफाइड लोग हैं जिनकी एक रेपुटेशन है उन लोगों से रब्ता करके थ्रू सोशल मीडिया या बाकी भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे रब्ता करके उनको जो सर्टिफाइड लोग हैं उनसे रब्ता करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी। और जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको मैं ये कहूँगा कि मैंने ख़ुद अपने घर बना के यहाँ पे बेचे, 3 मरले के, 5 मरले के, 7 मरले के। ये कंस्ट्रक्शन का ऐसा काम है कि इसको अगर आप सही ईमानदारी से करें तो इसमें चूँकि लोगों के लिए रोज़ी जनरेट होती है
तो इसमें ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर निकलता है। तो लोगों को इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे उनको तो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, उनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। जी व्यूवर्स, ये थे कामरान हयात, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसा इंसान बहुत दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।